नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी गुरुत्वाकर्षण की पहली क्लास है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सभी को पता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर केंद्र बिंदु सूर्य को माना जाता है और सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार रास्ते के अंदर चक्कर लगाते हैं। तो ये बात कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, ये बात सबसे पहले हमें कोपरनिकस नामक साइंटिस्ट ने बताई थी। तो आप लोगों को सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है, इसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, यानी कि हेलियोसेंट्रिक का मतलब होता है कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो कौन है? सूर्य है। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के बारे में किसने बताया था भाई? कोपरनिकस। तो इस ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक खगोलीय पिंड आपस में एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और अटके हुए हैं, ये नीचे नहीं आ रहे। तो इसका कारण क्या है? इसका एक ही वजह है, वो है ग्रेविटेशन फोर्स। इस ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में सबसे पहले हमारे को न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने बताया था, सर आइजैक न्यूटन। यहीं से न्यूटन की स्टार्टिंग होती है और यहीं से उसको बोस बोला जाता है। गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम, ये सब किसने दिए थे भाई? सर आइजैक न्यूटन ने। तो हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या चीज होता है? ब्रह्मांड के अंदर किन्हीं दो खगोलीय वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, जैसे दो वस्तुएं हैं हमारे पास, इसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो m1 है, इसका मास m2 है। दोनों के केंद्र बिंदु से डिस्टेंस जो है वो r है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये हमेशा ही कैसा होता है? अट्रैक्टिव। हमेशा अट्रैक्टिव प्रकृति का होता है। इस नेचर के अंदर, इस प्रकृति के अंदर चार टाइप के फोर्स पाए जाते हैं, चार टाइप के बल हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और लास्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार टाइप के बल इस नेचर के अंदर पाए जाते हैं। इन चारों में सबसे कमजोर जो है वो हमारे पास है ग्रेविटेशन फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि नाभिकीय फोर्स। ठीक है, नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीक है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी यहां से आपको इसकी पता चल गई है और इसके बारे में न्यूटन ने डिस्कस किया था। अब ग्रेविटेशन फोर्स का जो हमारे पास एक फॉर्मूला चलता है, F से मैं इसको डिनोट करता हूं, वो किसके बराबर होता है? G m1 m2 बाई में r²। ये इसका फॉर्मूला है। अब आप लोग यहां से देखेंगे कि जो बॉडी जितनी बड़ी होगी उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। जितनी इनके बीच की दूरी ज्यादा होगी उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम होगा हमारे पास। ये जो फॉर्मूला है ये भी हमारे पास किसने बताया था? न्यूटन ने। अब आप लोग यहां से एक चीज डिस्कस करेंगे हम, जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है इसके अंदर हमारे पास ये G क्या है?
इसी फॉर्मूले को, इसी परिभाषा को हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम भी बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम ये न्यूटन ने बताया था। अब जी क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक, ठीक है। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। अब आप लोग इस जी की वैल्यू, हम चाहे किसी भी प्लेनेट के ऊपर क्यों ना चले जाएं, हम कहीं भी क्यों ना चले जाएं, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ये वैल्यू जरूर याद रखनी है, काफी बार पूछी जा चुकी है। अभी हम कैपिटल जी के बारे में डिस्कस किया है। ये जो फोर्स हमारे पास अब दो वस्तुओं के बीच में अगर लग रहा है, इनके बीच में क्या है? हवा चल रही है, ना चल रही है, मीडियम कैसा है, मीडियम है या नहीं है, ठोस है, द्रव है, गैस है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यानी इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भाई? माध्यम की प्रवृत्ति बोलो या प्रकृति बोलो, पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अब आप लोग यहां से एक चीज के बारे में और डिस्कशन करते हैं। अगर दो वस्तुओं में एक वस्तु क्या है? हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। दूसरी वस्तु कोई भी बॉडी हो सकती है। तब हम इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को, लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, गुरुत्व बल, ठीक है। अगर एक बॉडी क्या है? अर्थ है, तब बोलेंगे हम इसको ग्रेविटी बोलेंगे। अगर दोनों बॉडी कुछ भी है, अर्थ से छोड़ के, अर्थ से कोई बड़ी बॉडी है, तब हम इसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन बोलेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, कोई भी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो लौट के जमीन पे आ जाती है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है। किस रेट से वो अपनी तरफ उसको खींचती है आप लोगों को पता ही है। हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं है, ठीक है, थोड़ी चपटी आकृति की है। अब आप लोगों को मैं यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। हमें ग्रेविटेशन एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जी। आप लोग इसका फॉर्मूला याद रखें। जी किसके बराबर होता है? जी एम बाई में आर स्क्वायर। ये जी की वैल्यू हमें पता है। एम क्या है? अर्थ का मास, अर्थ का वजन। और पृथ्वी का जो वजन है वो कितना होता है? आप यहां पे 6 इंटू 10⁻24 किलोमीटर ले सकते हैं। 5.7 कुछ होता है। आर क्या है? आर है ये पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो है हमारे पास 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। अब जी का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। जी की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है। अप्रोक्सीमेट आप इसको 10 भी लिख सकते हो। ऑप्शन देख लेने, अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप इसको टिक करोगे।
अब हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। जी की वैल्यू में पता चल गई ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसकी जो वेग है, उसकी जो वेलोसिटी है, वो किस रेट से चेंज हो रही है, वो कितनी तेजी से चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, यूनिट आपने याद रखनी, इसकी वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि एक हमारे पास होता है द्रव्यमान, जिसको हम बोलते हैं मास। एक होता हमारे पास वेट, जिसको हम बोलते हैं बार। मास जो होता है, किसी भी चीज के अंदर कोई क्वांटिटी जो प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं उसका द्रव्यमान। इसका जो ऐसा यूनिट होता है, इसको किस में मापते हैं हम, किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। वेट क्या होता है, किसी भी वस्तु पे अर्थ के द्वारा लगाया गया बल, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और वेट को मैं W से डिनोट करता हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mg। m किसी भी वस्तु का मास और g की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा ही मात्रक है वेट का, वो क्या है, न्यूटन। ठीक है। अब आप लोग एक बात यहां से ध्यान रखेंगे, अगर मैं मास 1 किलोग्राम ले लूं तो मेरा वेट किसके बराबर हो जाएगा, जी की वैल्यू कितनी है, 9.8। तो किसके बराबर है, 9.8 न्यूटन। तो यहां से आप लोगों को एक क्वेश्चन बनता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू खालिस्तान न्यूटन। 1 किलोग्राम द्रव्यमान कितने न्यूटन के बराबर होगा। तो आप लोगों का आंसर यहां पे आ जाना चाहिए, कितना, 9.8 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अगर हम कहीं भी क्यों ना चले जाएं, किसी भी स्पीड से वो वस्तु क्यों ना दौड़ने लग जाएं, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, कभी नहीं बदलता, जितना है उतना ही रहता है। ठीक है। वेट जो होता है ये हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है। क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है। अब हम यही डिस्कस करेंगे कि वेट कैसे बदलता है, कैसे कम होता है, कैसे ज्यादा होता है, कहां पे ज्यादा, कहां पे कम और कहां पे शून्य हो जाता है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। अब आप लोग, ये हमारे पास ध्रुव है, पोल, ये हमारे पास विषुवतीय रेखा, भूमध्य रेखिया यानी इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब आप लोग यहां से जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किन किन फैक्टर पे निर्भर करता है। फैक्टर अफेक्टिंग जी। सबसे पहले क्या है, हाइट। ऊंचाई बढ़ने से क्या चेंज होता है। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है, रटने की जरूरत नहीं है, क्लास +1 में सारा डिटेल में दिया हुआ है, परंतु कंपटीशन हो तो इसीलिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जी, मैं पृथ्वी के भूमध्य रेखा यानी केंद्र से ऊपर जा रहा हूं, इससे भी ऊपर, तो मान लो मेरी जो वैल्यू होगी गुरुत्वीय त्वरण की वो क्या है, GH, और हमारे पास जी की वैल्यू हमें पता है 9.8। अब फॉर्मूला क्या था, 1 - 2h में, ये फॉर्मूला रहता हमारे पास। अगर आप लोग यहां पे देखोगे कि अगर ऊंचाई बढ़ जाए, हाइट बढ़ेगी, तो ये पूरी की पूरी टर्म बढ़ेगी, पूरी की पूरी टर्म बढ़ेगी, तो इसका मतलब एक में से ज्यादा वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। एक में से ज्यादा वैल्यू माइनस करेंगे हम तो यहाँ पे स्मॉल, एक से भी छोटी
वैल्यू आएगी, और जिसके कारण हमारे पास GH जो है वो इस G से भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इसीलिए अगर हाइट बढ़ती है, हम ऊपर जाते हैं, तो G की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है हमारे पास वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अगर G की वैल्यू कम हो गई तो वेट हमारे पास mg के बराबर होता है, G कम तो वेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहला फैक्टर ध्यान में रखें कि ऊंचाई बढ़ने पे किसी वस्तु का बार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहां तक समझ में आया। दूसरे फैक्टर पे हम चलते हैं। दूसरा फैक्टर है हमारे पास डेप्थ, गहराई। अब मैं यहां हूं, यहां से मैं धीरे धीरे पृथ्वी के केंद्र बिंदु तक जा रहा हूं, यानी अंदर जा रहा हूं। तो आप लोग देखेंगे कि अगर मैं यहां हूं तो पूरी पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। अगर मैं यहां पे चला गया, ये मेरी होगी गहराई। अब इतनी पृथ्वी क्या करेगी, मेरे को खींचेगी, ऊपर वाली फोर्स नहीं लगाएगी, ऊपर वाली ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगी। तो इसीलिए फोर्स लगाने वाला जो एरिया है वो कम पड़ गया। तो अब आप लोग देखेंगे डेप्थ के लिए भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, GD इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस D बाई आर। अब D है डेप्थ यानी गहराई। अगर डेप्थ बढ़ेगी तो ये टर्म क्या होगी, ये वाली टर्म बढ़ेगी, और 1 में से ज्यादा टर्म हमने माइनस करनी पड़ेगी, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल। तो इसीलिए अगर गहराई बढ़ती है, गहराई हम ज्यादा होती है, तो G की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो क्या हो जाती है, बोले कम हो जाती है। G की वैल्यू अगर कम तो वस्तु का जो बार होता है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, गहराई बढ़ने से किसी वस्तु का बार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने से भी कम, गहराई बढ़ने से भी कम। अब हम यहां पे एक बात और डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहां से धीरे 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 कहां पहुंच जाऊं, यहां पहुंच जाऊं, तो ये क्या थी, पृथ्वी की त्रिज्या थी, जिससे मैंने बोला था 6400 किलोमीटर हम लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पहुंच गया तो मेरी गहराई भी कितनी हो गई, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो गई। अगर गहराई यानी D किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर हो जाएगी। अगर मैं D की जगह R रखूंगा तो कैंसिल होके 1 में से 1 चला जाएगा तो क्या रहेगा, 0। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसीलिए पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसीलिए किसी वस्तु का बार केंद्र पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि G की वैल्यू क्या होगी, 0। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के केंद्र पे किसी वस्तु का बार होता है 0, G की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगा कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो 3 सिचुएशन में 0 होता है। पहली सिचुएशन आप लोगों के सामने है। ठीक है, 2 सिचुएशन बाद में डिस्कस करता हूं। दोनों फैक्टर कर लिए, थर्ड फैक्टर पे चलते हैं। तीसरा जो है वो है स्पीड ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गति। आप लोगों को पता है पृथ्वी अपने अक्ष पे एक कंप्लीट साइकिल 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। तो उस गति का पृथ्वी की एक्सेलरेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्पीड जो होती है हमारे पास, यहां से भी एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, G इक्वल टू G इंटू 1 माइनस
आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें। तो ओमेगा क्या है? ओमेगा है पृथ्वी की घूर्णन गति। अब आप लोग यहां से देखेंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ेगी तो ये सारे टर्म क्या होगी? बढ़ेगी। सारे टर्म बढ़ेगी तो एक में से ज्यादा वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। यहां पे क्या रहेगा? एक से कम वैल्यू रह जाएगी। इसकी वैल्यू हमें पता 9.8, तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? कम आएगी। तो इसीलिए आप लोग यहां से कि अगर पृथ्वी की घूर्णन गति तेज होती है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी तो हमारे पास वेट भी किसी बॉडी का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड का प्रभाव पता चल गया ना। अब आप लोग पता है दूसरा फैक्टर मैं बताने जा रहा हूं, वेट जीरो कब होता है। अगर पृथ्वी की गति बढ़ती जाए, मैं और गति बढ़ा दूं, और कितना बढ़ा दूं? एक्चुअल गति का 17 गुना। ठीक है, यदि पृथ्वी की गति अपनी घूर्णन गति की 17 गुना बढ़ जाए तब भूमध्य रेखा के ऊपर g की वैल्यू 0 हो जाती है। 17 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है स्पीड, तब g की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और वेट भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, पूछा जा सकता क्वेश्चन कैसे? भूमध्य रेखा के ऊपर किसी वस्तु का भार 0 कब हो जाएगा? जब पृथ्वी अपनी वास्तविक गति की 17 गुना तेजी से गति करने लगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये वाली हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर। समझ में आ गया होगा। फोर्थ फैक्टर हमारे पास क्या है? आकृति। पृथ्वी की आकृति कैसी है, यानी आकार कैसी है, शेप कैसी है, साइज कैसी है। ठीक है, शेप और साइज पे भी ये डिपेंड करती है। अब मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो एक चपटी आकृति की है। यहां से लेकर के यहां तक इसको मैं बोलूंगा इक्वेटोरियल रेडियस। ठीक है, भूमध्य रेखीय त्रिज्या, इसको बोलेंगे ध्रुवीय त्रिज्या। हमारी पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय त्रिज्या है और जो ध्रुवीय त्रिज्या है, दोनों में 21 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, 21 किलोमीटर का अंतर है। ये क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब आप लोग जी का फॉर्मूला पहले से ही जानते हो ना। अब आर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी? कम। अब आर की वैल्यू ज्यादा कहां पे है? कहां पे है? यहां पे। आर की वैल्यू यहां पे ज्यादा है, यहां पे क्या है? कम। तो जी की वैल्यू कहां पे? इक्वेटर पे, यानी कि भूमध्य रेखा पर। क्या रहेगी? कम रहेगी। क्यों? क्योंकि आर ज्यादा है। किससे? जी की वैल्यू पोल पे कितनी है, ध्रुव पे कितनी है। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो ध्रुव पे ज्यादा होती है और पोल पे क्या होती है? कम होती है। अब ध्रुव पे जीपी जो हमारे पास वो ज्यादा है जीई से। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहा है, तब गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? यहां से यहां जा रहा है ना, इसका मतलब क्या? गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये त्रिज्या कम होती जा रही है। फिर दोबारा से यहां जाएंगे अपन
तो जी की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां चले जी की वैल्यू बढ़ेगी, यहां से यहां चले जी की वैल्यू कम होगी, फिर यहां चलेंगे जी की वैल्यू फिर बढ़ेगी, फिर यहां चलेंगे जी की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर जी की वैल्यू चेंज हो रही है तब वेट भी तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी वस्तु का जो वेट होता है, बार होता है, वो ध्रुवों पे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पे कम होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास कैसे वेट चेंज होता है, कैसे कम होता है, कैसे ज्यादा होता है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु का वेट शून्य होता है, दो कंडीशन में आपको बता चुका हूं, केंद्र बिंदु पे, तीसरा जब पृथ्वी अपनी गति से 17 गुना तेजी से दौड़ने लगे, तीसरा जो है लास्ट, किसी भी उपग्रह के अंदर कोई वस्तु अगर रखी है तो वहां पर भी किसी वस्तु का वेट क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास ग्रहों की गति के नियम हम पढ़ते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, यहां पे हम सबसे पहले हम पढ़ते थे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ में घूमते हैं, जो कि स्टेटमेंट गलत थी। तो साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है जोहन केपलर। तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, केपलर ने। ठीक है, जोहन केपलर। ग्रहों की गति के नियम कितने हैं, 3 नियम। ठीक है, तो जोहन केपलर ने यह बताया कि सभी के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार रास्ते में चक्कर लगाते हैं। कैसा रास्ता है, अंडाकार रास्ता है। जैसे ये रास्ता है, इलिप्टिकल शेप है, ये सेंटर है, और सूर्य क्या होता है, सूर्य उस रास्ते की एक फोकस पे स्थित होता है, मतलब या तो यहां या फिर यहां, ये सूर्य है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी है, अंडाकार रास्ते में चक्कर लगाती है। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर। अब हम यहां से एक बात देखते हैं, ग्रहों की गति के 3 नियम ना। पहला नियम क्या है, दीर्घवृत्तीय गति का नियम बोलते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्तीय गति का नियम मतलब पहले नियम के अंदर केपलर ने यह बताया कि सभी के सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर कैसे रास्ते में घूमते हैं, एलिप्टिकल रास्ते के अंदर। ठीक है, अंडाकार रास्ता, इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। अब आप लोगों को यहां से मैं 2 क्वेश्चन क्लियर करवाने जा रहा हूं कि अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो अगर इस पॉइंट पे, इस सिचुएशन के अंदर सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा है ना, फिर उसके बाद अर्थ यहां आएगी, फिर उसके बाद यहां भी तो आएगी। अब आप लोग देखेंगे ये डिस्टेंस सबसे कम है, ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगातार चेंज होती रहती है। तो इसीलिए 2 सिचुएशन हमारे पास यहां पे होती है। एक मैं बोलूंगा यहां पे पेरिहिलोन, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसौर। पेरिहिलोन यानी उपसौर वो स्थिति है, कब, ये क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की
सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं, इसको मैं ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। तो मैं इसको डिनोट करूंगा किससे? ए बी से। ठीक है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इसको बोलते हैं उपसौर। ठीक है, ये जो पेरिहेलियन है ये हमें देखने को मिलता है कब? 4 जनवरी को। ठीक है, उपसौर कब होता है? 4 जनवरी को। अभी आप लोग देखेंगे कि यहां से जब पृथ्वी यहां आ जाती है या फिर यहां से यहां चली जाती है तो आधा चक्कर पूरा हो जाता है ना। पूरा चक्कर आप लोगों को पता है 365 दिन के अंदर कंप्लीट करती है। 365 दिन और टाइम भी तो लेती है ना, 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से हम लेते हैं। अब यहां से यहां तक आधा साइकिल कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब कितना टाइम लग गया? 6 महीने का। 6 महीने के बाद यहाँ पे होगी हमारे पास अर्थ। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एक हो गया पेरिहेलियन, एक हो गया हमारे पास एपिहेलियन। इसको बोलते हैं अपसौर। अप का मतलब होता है दूर, यानी कि ये ऐसी सिचुएशन है जब सन और अर्थ के बीच की दूरी जो होती है हमारे पास वो क्या होती है? मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट होती है। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ये कब टेक प्लेस होती है हमारे पास? 4 जुलाई। इसके 6 महीने बाद कर दो। ठीक है, अपसौर होता है 4 जुलाई, उपसौर होता है 4 जनवरी। ठीक है, यहां से एक नियम हमने पढ़ लिया। अब दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा नियम क्या बताया केपलर ने? इसको बोलते हैं कक्षीय या फिर हम अक्षेत्रीय वेग का नियम, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ठीक है, देखो इस नियम को समझें थोड़ा सा क्या होता है। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लेते हैं कि अर्थ यहां पे है, 5 सेकंड के बाद यहां आ गई, तो इसने इतना अक्षेत्र कवर कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद ये मान लो यहां पे पहुंच गई, तो इसने इतना क्षेत्र कवर कर दिया। तो दूसरे नियम के अकॉर्डिंग ये है कि जो पहले 5 सेकंड में एरिया कवर किया गया था और बाद वाले 5 सेकंड में एरिया कवर किया गया था, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि समान समय में कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर समान अक्षेत्र कवर करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अक्षेत्रीय वेग का नियम। यानी कि एरियल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। एरिया कवर करने की जो पावर होती है, जो गति होती है, वो कांस्टेंट रहती है हमारे पास। ठीक है, तीसरा जो नियम है वो क्या है? तीसरे नियम को हम बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, यानी समयावधि का नियम। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? इस नियम से हम ये बता सकते हैं कि कोई ग्रह सूर्य के चारों कितने टाइम में अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, यानी कि आपको पता है जो भी ग्रह हमारे पास जो सबसे नजदीक है, ठीक है, यानी इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। उसके बाद पृथ्वी से आगे जो प्लेनेट है उसकी डिस्टेंस क्या होगी? उसकी ये होगी आर। तो जो टाइम पीरियड है एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसका जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। तो मतलब जो प्लेनेट सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा वो उतने ही लंबे समय में अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये बात आप यहां से ध्यान में रख सकते हैं।
तो सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाता है? बुध, ठीक है। और सबसे लेट वरुण, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। हम सैटेलाइट वगैरह के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।